हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, किस तरीके से काम करता है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, उस पर क्या न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो सब चीज़ें हमने बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करना बंद कब करता है। जब हम बोलते हैं ना सेल एक्चुअल में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डिस्चार्ज हो गया, अब यूटिलाइज नहीं हो रहा हमारे लिए, तो वो डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन हम देखने वाले हैं कि डिस्चार्ज कब होता है, कैसे होता है। और ये डिस्चार्ज तब होता है जब उस सेल के अंदर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। अब किसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एनोड और कैथोड के। कैसे, तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाली मैंने इक्विलिब्रियम इन ईसीसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसी को ब्रैकेट में लिख दिया डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या करा, जो एक कॉमन एग्जांपल है वही ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि रिलेट भी आसानी से हम कर पाए। मैंने एनोड जिंक के लिए जिंक सल्फेट, उसका इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। एनोड का लेफ्ट साइड वाला जो कंटेनर है सॉल्ट ब्रिज है, राइट साइड में हमने फिर से कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया और कॉपर हमारी एज ए कैथोड, ठीक है। तो ये एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, इस तरीके से। इसमें हमें पता है जो एनोड है, ठीक है, तो एनोड इस केस में कौन है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में होता है वो एनोड होता है, तो जिंक एनोड है, उसका ऑक्सीडेशन होगा Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है जिंक का 0.76 वोल्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये मैंने लिख दी 0.76 वोल्ट होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें कंपेयर करना है कि पोटेंशियल इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या, उसको भी देखेंगे, तो ये मुझे कंपेयर करना है, एनोड और कैथोड के दोनों पोटेंशियल को कंपेयर करना है। तो आइदर मैं दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिख दूं या दोनों को रिडक्शन के फॉर्म में लिख दूं, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे हम सेल डिसाइड करते हैं ना कि अगर आपको एनोड और कैथोड डिसाइड करना है पोटेंशियल की वैल्यू देख के कि ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन की दोनों में से जिसकी, वो एनोड बन जाएगा, या रिडक्शन में से जिसकी ज़्यादा होगी कैथोड बन जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए आपको सेम स्केल पे तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी कन्वर्ट करके सेम चीज़ आप करोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मान लेता है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही सेल का या किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मानता है, तो हम यहाँ पे रिडक्शन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो लिखा है उसका क्या कर दूँ, सिर्फ सिंपल से मैंने क्या करा, इस रिएक्शन को क्या कर दी, रिवर्स कर दी, और जैसे रिवर्स करूंगा तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने यही लिखा, Zn+2 एक्वस फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो प्रोडक्ट था अब वो रिएक्टेंट बन गया, और जो रिएक्टेंट था वो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे हम नेगेटिव वैल्यू लगा देंगे तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा और -0.76 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन ये हमारी किसके लिए, एनोड के लिए मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। अब इस इक्वेशन पे नस्ट, इस हाफ सेल रिएक्शन है, इस हाफ सेल पे मैं नस्ट इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा Ne का मतलब है नस्ट इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन पे मैं लगा रहा हूँ नस्ट इक्वेशन। तो रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज मस्ट बी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.062 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, या यहाँ पर क्या कितने गेन हो रहे हैं, 2 हो रहे, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में देखोगे तो यहाँ तो सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड का तो हो जाएगा 1, और रिएक्टेंट में क्या है, Zn+2 एक्वस है, तो यहाँ लिखा Zn+2 एक्वस, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने क्या करा, E0R जो इसकी वैल्यू थी, ये तो हमें दे रखी है गिवन, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। E0R की जगह लिख दिया मैंने -0.76, और माइनस इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.0 आ जाएगा, log 1/Zn+2, इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है। तो ये तो हुआ मैंने ER, इसको दे देता हूँ मैं नाम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मैंने क्या करा, नस्ट इक्वेशन लिखी एनोड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एनोड के रेस्पेक्ट में मैंने नस्ट इक्वेशन लिखी, तो ER ऑफ एनोड इक्वल्स टू -0.76 वोल्ट, नेगेटिव ऑफ 0.03 log 1/Zn+2, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से हम कैथोड की भी बात करते हैं, और कैथोड में उसका भी हम रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, और कैसे कंपेयर करेंगे वो देखते हैं। पहले इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल लिया, ऐसा कोई सा भी आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस समझाने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लिया, कॉमन जो है। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें।
ठीक है। और यहाँ पर Ne जो लिखा है उस Ne का मतलब क्या है, नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन इस वाले पे रिडक्शन वाली रिएक्शन पे मैंने अप्लाई करी, ऑक्सीडेशन वाले पे नहीं करी, ठीक है। तो वहां से मैंने नर्स्ट इक्वेशन लिखी। चलिए अब इसी तरीके से हम कैथोड की बात करते हैं। तो कैथोड हमारा किससे बना है, कॉपर से, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो है 0.34 वोल्ट, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है, ये हमें एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल डेटा में गिवन दे रखी है जो मैंने लिख दिया। तो कॉपर की मैंने कॉपर का तो रिडक्शन होता है, तो इसकी रिडक्शन वाली रिएक्शन लिखी और उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। इस पे डायरेक्ट मैंने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करा, नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करा तो ER ऑफ कैथोड इज मस्ट बी इक्वल्स टू A0R ऑफ कैथोड माइनस 0.06, वापस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन कर रहा है, और log 1 अपॉन कॉपर +2 प्रोडक्ट में सॉलिड है तो वो तो हो जाएगी उसकी कंसंट्रेशन 1, और ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। अब इसमें चाहो तो आप सेम उसकी तरह क्या करो, वैल्यूज रख दो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ ER ऑफ कैथोड, ER ऑफ कैथोड मस्ट बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाना चाहिए, 0.34 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर +2। सही है। जैसे यहाँ पर पीछे बिल्कुल वैसे लिख रहा हूँ मैं उसी फॉर्म में, जैसे यहाँ पर लिखा सेम इसी फॉर्म में लिखा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया मैंने, इसको कॉपर वाले केस में इसको मैंने क्या दिया, सेकंड नाम दे दिया। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों को, कैसे कर रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये तो मैंने सिर्फ नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करी, एनोड की भी मैंने क्या रिडक्शन वाले रिएक्शन पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करी, और कैथोड की भी रिडक्शन वाले रिएक्शन पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करी। ऐसा क्यों, कंपेयर करने के लिए। कैसे, तो देखिए पहले तो मुझे पता होना चाहिए सेल जब काम कर रहा होता है तो क्या उसमें प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। सेल जब काम कर रहा होता है तो उसमें क्या प्रोसेस हो रहा होता है, तो हम ये पहले पढ़ चुके। जब सेल काम कर रहा होता है ना, कहाँ गया ये रहा। जब सेल काम कर रहा होता है तो हमें पता है कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में एनोड वाले में जिंक +2 की कंसंट्रेशन कंटिन्यू क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखना, ठीक है। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, तुम चाहो तो डायग्राम फिर से बना सकते हो, मैं तो पीछे से यूज करा है। ये हमारा वही जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये एनोड है वो कैथोड है। जब सेल वर्किंग कंडीशन में होता है तो सेल काम करता है, तो हमें पता है इस एनोड डिप्लीट होता है, एनोड खत्म होता है, और ये सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है जनरली, नॉर्मली तो ऑक्सीडेशन होता है, मैंने रिएक्शन रिडक्शन के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होता तो ऑक्सीडेशन है। अल्टीमेटली Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। जबकि कैथोड पे देखोगे तो जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर +2 जो आयन है वो जाके कहाँ होते जा रहे हैं, डिपॉजिट होते जा रहे हैं कैथोड के ऊपर। तो सॉल्यूशन में कॉपर +2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है। तो दो चीज ध्यान रखना, एक तो जिंक +2 की कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द यूसेज ऑफ सेल, ठीक है। जब सेल को हम यूज करते हो जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर +2 की कंसंट्रेशन कम होती है। बस इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। अगर हम बात करें अभी जो हमने इक्वेशंस लिखी थी, उस इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे, चलिए तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, चलिए अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे Zn+2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब ध्यान से देखना इसको, Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है। डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो पूरी ओवरऑल वैल्यू ये क्या होगी, छोटी, और ये पूरी लॉग की वैल्यू छोटी होगी, तो लॉग की वैल्यू और क्या होगी, कम होगी, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू भी कम होगी ओवरऑल। तो ये ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखना यहाँ पे नेगेटिव लिखा है और ये खुद नेगेटिव है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर पहले, चलो इसको मान लेते, इस पूरी की वैल्यू 1 हो गई, तो मैं कह रहा हूँ 0.76 में मेरे को 0.03 एक तरीके से क्या करना, नेगेटिव नेगेटिव तो ऐड ही होगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव तो क्या होगा, ऐड ही होगा। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ऐड होगा तो मान लो ये हो गया मेरे पास इनिशियली यहाँ पे 1 था तो 0.79 आ जाएगा। अब ये वैल्यू अगर छोटी हो रही है, अगर ये वैल्यू अगर क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो छोटी हो रही है तो अब कितने हो जाएगी, मान लो इसको मैंने मान लिया
0.02 हो गया, 0.02 हो गया, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.78 हो जाएगा। मतलब अगर मैं नंबर लाइन में बात करूं तो नंबर लाइन में अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट में ये अभी क्या था 0.79 था, फिर क्या होगा 0.78, 0.77, 0.75, ये मतलब लेफ्ट टू राइट हम बढ़ रहे हैं नंबर लाइन पे। मतलब उसकी ER एनोड की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव में होती जाएगी धीरे धीरे। कैसे? जैसे जैसे Zn+2 की वैल्यू क्या होगी, जैसे जैसे Zn+2 की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी जब सेल यूजेज में आएगा, यानी ठीक है, जैसे जैसे सेल यूज में आएगा तो Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और ER एनोड की जो वैल्यू है, ER एनोड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से सिर्फ एरो बना रहा हूँ, बाद में इसको लिख दूंगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है ऐसा तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। Zn+2 को क्या करो, ऊपर ले जाओ न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ से अगर आपको क्लियर नहीं है ना, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ और RHS वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, -0.76 माइनस 0.03 लॉग ऑफ Zn+2, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। -1 आके यहाँ पर क्या होगा, log m⁻⁴ -1 यहाँ पर आके क्या होगा, ऐड होगा प्लस। अब जैसे जैसे Zn+2 की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे Zn+2 की वैल्यू बढ़ेगी, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। 0.76 माइनस 0.03 -1 log ऑफ Zn+2। अब मैंने यहाँ पर कह दिया कि ये जो ER ऑफ एनोड है, ठीक है। वहाँ से अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, मैथमेटिकली थोड़ा सिंपल कर दिया मैंने। अगर Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो लॉग की पूरी वैल्यू बढ़ेगी, और लॉग की पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव नेगेटिव ये तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती आ रही। मतलब नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा तो नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होती है कि छोटी और बड़ी होती जाएगी, मतलब -0.76 से फिर -0.75, -0.74, -0.73, फिर -7 से -6, -5, -2, मतलब लेफ्ट टू राइट हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ER एनोड की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करते हैं तो Zn+2 की कंसंट्रेशन एनोड वाले हाफ सेल के अंदर क्या होती है, बढ़ती जाती है। पहला कंक्लूजन। फिर आए दूसरे कंक्लूजन पे, हमने बोला था कि Copper+2 की कंसंट्रेशन कम होती है। जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व Copper+2 है वो कहाँ होता है, एनोड पे जाके कैथोड पे जाके डिपॉजिट होता जाता है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो Copper+2 आयन है वो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है बाय द टाइम। यहाँ से भी देख सकते हैं, यह नहीं तो फिर इसको और चलो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, जैसे अभी हमने इसको करा। तो यहाँ से मैंने क्या करा, इसको लिख दिया 0.34 माइनस 0.03 और log ऑफ Copper+2 की पावर -1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.34 माइनस 0.03 और -1 इधर आ जाएगा, और log ऑफ ये क्या होगा Copper+2, और इसको मैंने लिख दिया ER रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब यहाँ पर हमें पता है कि सेल जब यूज होता है तो Copper+2 आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है सॉल्यूशन में, वो कहाँ जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता है। तो अगर ये Copper+2 आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो लॉग की आगे जो वैल्यू लिखी वो कम होगी, और ये वैल्यू कम होगी तो इस नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस, इसमें क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। अब ये वैल्यू जो ऐड हो रही वो छोटी होती जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता जाएगा, ये वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ER कैथोड की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो दो कंक्लूजन मिले। पहला कि एनोड के ऊपर Zn+2 की कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी बढ़ता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर Copper+2 जो हमारा कैथोड के अंदर है, कैथोड वाले सेल के अंदर है, यानी हम बोल सकते हैं राइट वाले कंटेनर में है, जिसमें Copper+2 के आयन की कंसंट्रेशन कम होती है टाइम के साथ जब सेल हम यूज करते हैं, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कम होता है। अब इन दोनों को की रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक के केस में तो वो बढ़ता है और कॉपर के केस में रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं ग्राफिकली, ठीक है।
कैसे कर रहे हैं, तो पहले बस ये मैंने कंक्लूजन लिख दिया। इन द वर्किंग कंडीशन ऑफ ईसीसी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग कंडीशन में क्या होता है कि Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ER ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड भी क्या होता है, बढ़ता है नहीं। और दूसरा कंक्लूजन, Copper+2 आयन की कंसंट्रेशन, सॉरी ठीक है ये गलत लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना, डिक्रीज लिखना है अब, है ना, सही है, और इसको भी डिक्रीज लिखना है। चलिए ये Copper+2 आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे मैंने लिखा डिक्रीज, तो इसके AR एनोड की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब सही लिखा है। और अभी ठीक है, पता कैसे चल गया, क्योंकि हमने तो अभी कॉन्सेप्चुअली देखा है कि Zn+2 के आयन नस्ट इक्वेशन से ये बढ़ने से रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड भी बढ़ता है, और Copper+2 आयन की कंसंट्रेशन कम होती है सेल जब यूज होता है, तो ऑब्वियसली बात है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दो चीज। इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। तो यहां देखिए, यहां पे मैंने लिखा ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये तो मान लो टाइम चल रहा हमारा जब सेल को हम धीरे धीरे यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और ये मुझे बता रहा है पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैंने मान लिया जो रिडक्शन, दोनों को मैंने रिडक्शन पोटेंशियल क्यों लिया, क्योंकि मुझे दोनों को एक ही स्केल पे दिखाना था। अब एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है, तो इसे एक स्केल पे थोड़ी दिखा सकता था, इसलिए मैंने बोला चाहो तो दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो, चाहो दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल वोल्ट के अंदर लिखा, और क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो था किसका, कॉपर का, वो था 0.34 वोल्ट, तो वो यहां पर आया। और रिडक्शन पोटेंशियल अभी जो जिंक का लिखा था वो था -0.76, तो 0 से तो नीचे ही आएगा, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यू इधर आ गई। अब जैसे जैसे सेल यूज हो रहा है, जैसे जैसे सेल यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जिंक की इनिशियली तो यहाँ पर थी उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे जैसे सेल यूज हो रहा है तो जिंक की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, Zn+2 की बढ़ रही है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। और Copper+2 की आयन की कंसंट्रेशन सेल जब यूज हो रहा है तो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कम होगा, तो ये वैल्यू यहाँ से धीरे धीरे क्या होगी, कम आएगी। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए, तो इसी को मैं ग्राफिकल वे में इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से इनिशियली यहाँ पर थी ये वैल्यू, इसको यू लिया मैंने, और ये वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा भाई, एक वैल्यू धीरे कंटिन्यूस कम हो रही है, एक वैल्यू कंटिन्यूस बढ़ रही है, तो एक का पोटेंशियल कम हो रहा है, एक का पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक टाइम ऐसा तो आएगा जब दोनों मिलेगी, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब बात, कई बच्चे जो पूछते हैं पहला क्वेश्चन कि सर यही क्यों मिलेगा, यहाँ पे भी तो मिल सकता है और यहाँ पे भी तो मिल सकता है, मतलब नीचे वाले क्वाड्रेंट या नेगेटिव में या जीरो पे, ऊपर, बिल्कुल कहीं पे भी मिल सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मुझे इतना पता है एक वैल्यू कम हो रही है और एक वैल्यू बढ़ रही है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा जब दोनों सेम हो जाएगी, दोनों की पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। अब ये एक्सपेरिमेंटल मुझे देखना पड़ेगा कि वैल्यू दोनों की जब सेम हो रही है, कहाँ पॉजिटिव में हो रही है या जीरो पे हो रही है, नेगेटिव हो रही है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है। मुझे तो इतना पता था कि हो क्या रहा है, तो इतना पता लगा कि सेल जब यूज होता है, तो सेल जब यूज होता है तो हाँ ये हमारा एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है सेल के यूज होने पे, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सेल के यूज होने पे कम होता है नहीं। और एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है, और जब दोनों पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाती है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब भी आप समझते हो, ठीक है। अब उनके बीच में कोई चेंज नहीं है, अब कोई उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही क्यों करेगा, और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग हो गई। तो इक्विलिब्रियम आने पे सेल में सेल को डिस्चार्ज किया जाता है, यानी इक्विलिब्रियम आने में डिस्चार्ज क्या किया जाता है, मतलब उसको डिस्चार्ज बोला जाता है कि सेल डिस्चार्ज हो गया, अब यूज नहीं आ रहा है। हाँ, अब रिचार्जेबल सेल है तो हम वापस वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हुए वाले कहानी वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ एक सेल वर्किंग कंडीशन से कब काम करना बंद हो जाता है, तो वही चीज हमने यहाँ पे समझी है, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं लिख देता हूँ कि जो ऊपर वाली रो है, ऊपर वाली जो लाइन है वो क्या हमें बता रही है, ये हमें बता रहा है ये है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड है, और ये है दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, ये और एनोड है, ठीक है। और जहां पे दोनों ये इंटरसेक्ट कर रही है,
ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही वो हमारा पोजीशन कौन सी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, ये पोजीशन कौन सी, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जहाँ पे दोनों पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और यहां पर जो ई सेल होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई नोट सेल नहीं, ई सेल यहां पर जीरो होता है, क्योंकि अब एनोड और कैथोड का जिस भी कंडीशन में हमने उसको सेल को बनाया, कोई भी टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो, एट एनी कंडीशन, तब दोनों का पोटेंशियल, एनोड और कैथोड का दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल या दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम हो गया, तो अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन और करंट की फ्लो करने की बात ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझ। इस तरीके से हम बताते हैं कि सेल डिस्चार्ज होता है, और सेल में हम ये बताता है कि सेल की डिस्चार्जिंग कंडीशन क्या है। ठीक है, चलिए अब इसमें, चलो ये तो ग्राफ हो गया, और कुछ चीज़ें और देखते हैं हम। पहले आप कॉपी कर ले पीछे, है ना, पीछे भी कॉपी नहीं कर रहा था, तो पहले आप आ जाए यहाँ पर एनोड वाले पे। एनोड वाला तो हो ही गया था, चलो कैथोड वाले को कॉपी करें वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। देन यहाँ पर दोनों कंक्लूजन मैंने एक साथ लिख दिए थे कि वर्किंग कंडीशन में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से उसके रिडक्शन पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए देन नेक्स्ट ग्राफ ये ड्रॉ कर लीजिए। फिर से बता रहा हूँ कि ये पॉइंट यही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, ये मैंने अपने हिसाब से बना दिया। इसको बना, आपका मन करे तो यहाँ बनाओ या बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सपेरिमेंटल कितना पोटेंशियल सेम होगा वो अलग कहानी है। ठीक है, लेकिन हाँ सेल काम करना बंद इसलिए कर गया क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। चलिए अब ये तो बात हुई इक्विलिब्रियम आने से सेल काम करना बंद कर देता है। अब इक्विलिब्रियम पे होता क्या क्या है वो ध्यान रखना। तो मैंने लिखा एट इक्विलिब्रियम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मस्ट बी इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड की बात नहीं हो रही, एट एनी कंडीशन स्टैंडर्ड वाला जीरो नहीं होता है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो ई सेल अगर मेरे को डायरेक्ट लिखना है तो हमने क्या बोला था, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। और जब दोनों सेम हो गए तो दोनों की वैल्यू, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ई सेल क्या हो जाता है, ई सेल क्या हो जाता है यहाँ पर जीरो हो जाता है। कब, जब सेल किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसको भी कॉपी कर ले वीडियो पॉज करके। चलिए तो यहां तक तो हमने ये समझा है कि सेल काम करना बंद कैसे कर देता है और डिस्चार्ज कैसे हो जाता है। अब कुछ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बात करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या है इसकी, तो इसको समझते, काफी चीज तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। पहली चीज है वर्क डन बाय सेल। एक सेल कितना वर्क डन कर रहा है, कितना वर्क हो रहा है उसके द्वारा, ठीक है, वो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखना है। नहीं तो ऑलरेडी हम ये चीज मैं बता चुका हूँ पहले कि अगर मैं कह रहा हूँ let NF charge flowing through the cell having potential difference of E volt, तो वर्क क्या होता है हमें पता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। ये ऑलरेडी हमने नस्ट इक्वेशन जब डेराइव करी थी तब बात कर ली थी। ठीक है, फिर से मैंने एक बार बता दिया। तो अगर NF चार्ज फ्लो कर रहा है और E पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो हमें पता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो चार्ज तो क्या हो जाएगा NF और पोटेंशियल क्या हो जाएगा E, तो वर्क डन क्या हो जाएगा NFE। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। अब जो वर्क है वो हमारा यूजफुल वर्क क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में निकला है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है और वही इलेक्ट्रिकल वर्क हमारा क्या है, यूजफुल वर्क है, तो वो है NFE सेल, चार्ज इनटू ये पोटेंशियल। अब यहां पर ठीक है वही चीज लिखिए कि NFE सेल, ये तो किसी भी कंडीशन पे जो वर्क हो रहा है वो तो मिल जाएगा NFE सेल।
ठीक है, मैंने सेल को मतलब कभी भी यूज करने के थोड़ा टाइम यूज करने के बाद। और अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे ई की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट आ जाएगा, और वो ई नॉट होगा मैक्सिमम पोटेंशियल, मतलब इनिशियली तो दोनों में देख सकते हो 0.76 और 0.34 मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये तो होगा मैक्सिमम वर्क। और मैंने कहीं पे भी किसी भी कंडीशन पे कि 2 दिन 4 दिन यूज करा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, तो कम वर्क मिलेगा, कम उसमें से मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रिकल। आ रही मेरी बात समझ। तो एसटीपी पे भी जो एसटीपी जो कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, वहां पे ई नॉट सेल होता है, ठीक है, और ई नॉट सेल मतलब वो मैक्सिमम उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वही वहां से हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वर्क मिलेगा। और किसी भी कंडीशन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल ई सेल लिखेंगे, और वो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिकल वर्क होगा या वर्क होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल पूछा गया या सिर्फ वर्क डन बाय सेल एट एनी कंडीशन पूछा गया। अगर मैक्सिमम बोला है तो ई नॉट सेल ही आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करने पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमने वर्क डन की बात करी, और भी हम इसमें बात करेंगे, पहले इसको आप कॉपी कर लें। चलिए, देन हम आगे बात करते हैं सेकंड जो चीज बात करने वाले हम थर्मोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड, वो है गिब्स फ्री एनर्जी। तो ये लिखा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी। जैसे मैंने पहले भी बोला था स्टार्टिंग के दूसरे तीसरे लेक्चर में कि सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा, तो वही चीज हम यहाँ से समझ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ तो मैंने बोला था कि ई सेल हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी सेल स्पॉन्टेनियस होगा, और तब डेल्टा जी अपना आप नेगेटिव हो जाता है। कैसे, तो वही चीज़ हम देखने वाले, ठीक है। वैसे तो ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके, तो हमें अभी हमने देखा है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क जो हमें यूजफुल वर्क मिल रहा है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी होता है। ये चीज़ कहाँ पढ़ी थी हमने, नर्स्ट इक्वेशन को जब डेराइव करा था, तो हमने बोला था किसी भी सिस्टम के अंदर जो यूजफुल एनर्जी होती है, किसी भी सिस्टम के अंदर यूजफुल एनर्जी वो किसके फॉर्म में होती है, गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में। अब वो गिब्स फ्री एनर्जी जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें यूज होती जाएगी, वो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उसमें क्या होने जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क बोलो या वो यूजफुल वर्क बोलो, किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ डेल्टा जी, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन में इस चीज को पहले ऑलरेडी मैं बता चुका, बस उसी को यूज करा है कि डेल्टा जी बराबर, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिकल वर्क का NF ई सेल था, तो यहाँ पे बस क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी के आगे लगा हुआ था। तो डेल्टा जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ NF ई सेल। ये कहां पर बात हो रही, एट एनी कंडीशन, सॉरी, ठीक है। तो ये कहां बात हो रही, एट एनी कंडीशन। ई सेल किसी भी कंडीशन पे होता है, और अगर यही मैं अगर बात कर दूं कहां, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, एसटीपी पे अगर बात करूं, तो ई सेल की जगह क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आएगा, तो ये डेल्टा जी नॉट हो जाएगा। दोनों में फर्क है, ई सेल और ई नॉट सेल में फर्क है, उसी तरीके से डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में फर्क है, उसी तरीके से डब्ल्यू और डब्ल्यू मैक्स में फर्क है। आ रही बात समझ, डब्ल्यू मैक्स, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल, ई सेल सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और किसी भी कंडीशन पे अगर हम बात करें तो वो ई सेल होगा सबसे पहले, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू वर्क हो जाएगा उसके, और डेल्टा जी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज, चलो पहले ये देख लेते हैं, स्पॉन्टेनिटी भी देख ही लेते हैं। चलो, तो स्पॉन्टेनिटी के अकॉर्डिंग क्या है, देखो यहाँ पे हमने ये बात तो कर ही ली है कि डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने देख दिया डेल्टा जी क्या हो, माइनस NF सेल है, और डेल्टा जी नॉट क्या, माइनस NF ई नॉट सेल है। अब मैं कह रहा हूँ कि सेल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो हमें पता है कोई भी चीज़ स्पॉन्टेनिटी किस चीज, डेल्टा जी से स्पॉन्टेनिटी हमें कैसे पता लगता है, अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो हो तो इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी क्या हो, पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं कहता हूँ सेल स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो फॉर्मूले में एक नेगेटिव तो पहले से, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एन तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, गेन हुआ या ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉन तो कभी भी क्या नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, या तो 1 2 3 4 5 या ज़्यादा क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ, प्रोसेस नहीं हुआ, तो जीरो हो जाएगा, नेगेटिव तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा,
ठीक है, मतलब एक नंबर ही तो बता रहा है, तो n तो हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर f क्या है, फेरेडे, वो एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 96500, तो ये भी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो n और f की तो बात खत्म होगी। अब बात हो रही है किसकी, सिर्फ ई सेल की। अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो ये दो वैल्यू पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ओवरऑल टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगी तो डेल्टा जी की वैल्यू अपने आप क्या आ जाएगी नेगेटिव। इसलिए हम कहते हैं कि ई सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी डेल्टा जी अपने आप नेगेटिव होगा और तभी सेल क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि अगर सेल स्पॉन्टेनियस है तो ई सेल पॉजिटिव होने से सेल स्पॉन्टेनियस नहीं, हमने बोला है, हम तो पता है कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए इस फॉर्मूले में एन और एफ तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, और ई सेल नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए ई सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव। इसलिए दोनों में से कुछ भी आप चेक कर लो, स्पॉन्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चेक करने के लिए या तो ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर मैं बोल सकता हूँ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों से सेल स्पॉन्टेनियस होगा, ऐसा हम चेक कर सकते हैं। सेम कहानी अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन में भी आप देख सकते हैं सेम कहानी है, ए नॉट सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव और ए नॉट सेल पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा अपना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल की स्पॉन्टेनिटी हमें यहाँ से पता लगती है। तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले आप। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो कुछ पॉइंट्स लिखे। पहली बात ये लिखी कि एट इक्विलिब्रियम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड कैथोड बिकम इक्वल विच रिजल्ट्स सेल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके कि अभी जैसे मैंने रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी रिडक्शन ही लिखा है कि एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल दोनों ही इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है सेम हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है सेल काम करना बंद कर देता है। एट दिस टाइम सेल इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, और उसी को हम क्या बोलते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो गया, अब ये यूज में हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हमने लिखा एट इक्विलिब्रियम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मस्ट बी इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, वही चीज लिखे वापस, कोई नहीं। हाँ, क्योंकि जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया तो इक्विलिब्रियम आते ही नर्स्ट इक्वेशन में जो हम क्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते थे, अब वो किसके बराबर होगा के इक्विलिब्रियम के। ठीक है, ये ऑलरेडी हम थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम पढ़ चुके कि जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्यू किसके बराबर हो जाता है के के बराबर हो जाता है, और के क्या हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही इक्विलिब्रियम आया तो अब नर्स्ट इक्वेशन में जो हम रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते थे ना क्यू, वो किसके बराबर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। तो वही लिखा मैंने, पहली चीज तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल एनोड और कैथोड के सेम हो जाएंगे, और दूसरी चीज कि रिएक्शन कोएफिशिएंट के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। और जैसे ये बराबर हो गया तो मैंने क्या लिखा, ई सेल इज इक्वल्स टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये तो होगा जीरो, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। बट अब यहाँ पे अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखी ई सेल इक्वल्स टू ए नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। तो ई सेल की वैल्यू तो इक्विलिब्रियम पे, ये कहाँ मैं बात कर रहा हूँ नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो ये लिखे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो। ई नॉट सेल ये कभी जीरो नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, माइनस 0.06 अब डिवाइड बाय एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर हो रहे, और क्यू की जगह यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं के इक्विलिब्रियम लिख दूंगा। क्यू की जगह मैंने क्या लिखा के इक्विलिब्रियम। कब, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल जीरो नहीं होता है, क्या जीरो होता है ई सेल जीरो होता है। ठीक है, वही बार बार इसलिए दो बार मैंने बताया। दूसरी चीज क्यू किसके बराबर हो जाएगा के इक्विलिब्रियम की बराबर हो जाएगा, तो क्यू को रिप्लेस करके मैंने के इक्विलिब्रियम लिखा। अब यहाँ पर क्या है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसको उधर ले जाओ या इसको उधर ले जाओ, ई नॉट सेल इधर आ जाएगा 0.06 एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। अगर वो के इक्विलिब्रियम पूछ ले तो फिर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको बस सिंप्लीफाई करा, एन को इधर मल्टीप्लाई करा, 0.06 को नीचे मल्टीप्लाई करा, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। कुछ नहीं दे रखा, लॉग का बेस क्या होता है 10 होता है, और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको ये लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लो, और सिंपल सा क्या है, जब आपको इसको लॉग हटाना है तो जो इसका बेस है लॉग का बाय डिफॉल्ट हम बेस 10 मानते हैं, और एल एन लिखा होता है तो बेस बाय डिफॉल्ट ई मानते हैं, तो इसका बेस अभी क्या है 10। तो इसका जो बेस है वो बेस चला जाएगा सामने, और ये जो लिखा हुआ है इक्वल्स टू के सामने सब कुछ उस
बेस की पावर बन जाता है, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। मैथमेटिक्स वालों को तो पता ही है, बाकी नॉर्मल नीट वालों को अगर दिक्कत हो तो बताता हूँ कि जो भी यहाँ पे नीचे लिखा है बेस, वो बेस की पावर बन जाता है जो भी इक्वल्स टू के सामने लिखा है। तो बस यहाँ से लॉग हटा दो और क्या बचेगा, के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर के इक्विलिब्रियम बचा और जो कुछ भी सामने लिखा था वो सब 10 की पावर बन गया। तो n ई नॉट सेल अपॉन 0.06। तो अगर आपसे के इक्विलिब्रियम भी पूछ लिया जाए, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको डायरेक्ट याद रखें। छोटा सा डेरिवेशन था वो भी मैंने बता दिया और डायरेक्ट इसको आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम अगर पूछा गया तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए सेल के अंदर और उसका ई नॉट सेल क्या वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले इसको भी, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रही थी, इसलिए मैंने फिर से बता दी उसको। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। फाइनल मैंने बस क्या करा है, कंक्लूड करके लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि जेई और नीट के अंदर इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसमें डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे देगा, ई सेल, ई नॉट सेल, डेल्टा जी नॉट, इनकी वैल्यू 0 है, 1 है, प्लस है, माइनस है, ये सब पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पहले तो ई सेल क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अभी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एनोड और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल या एनोड या कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ भी बोल लो, दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो ई सेल तो होता है 0, बट ए नॉट सेल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि डेल्टा जी ई नॉट सेल पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि अगर सेल वर्किंग कंडीशन में चाहिए तो मुझे स्पॉन्टेनियस चाहिए, और स्पॉन्टेनियस होने के लिए मुझे पता डेल्टा जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, और ई नॉट सेल पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है, इसलिए डेल्टा जी नॉट अपना आप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो तभी सेल क्या हो पाएगा, स्पॉन्टेनियस हो पाएगा। तो ये वैल्यू इसका इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना नहीं है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये तो इनिशियल हमारे कोई भी 2 एनोड दे दिए, उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल है, वो वैल्यू फिक्स होती है, तो उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिपेंड करेगा किस टाइम पे हम देख रहे हैं। फिर डेल्टा जी सेल क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा जी सेल क्या बराबर होता है, डेल्टा जी सेल बराबर होता है, डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल। तो ई सेल अगर 0 है तो डेल्टा जी सेल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डेल्टा जी नॉट सेल क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वैल्यू अपना आप क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट सेल नेगेटिव होगी। तो ऐसा नहीं है कि नॉट लगाओ या ना लगाओ, दोनों वैल्यू सेम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में काफी डिफरेंस है, इसलिए मैंने पैरेलली दोनों चीज लिखी है कि ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल नहीं होता है, डेल्टा जी सेल 0 होता है, डेल्टा जी नॉट, एक नॉट लगने से काफी फर्क पड़ रहा है। इसी तरीके से Q बराबर क्या हो जाता है, K इक्विलिब्रियम हो जाता है, और K इक्विलिब्रियम होता है, और जो K की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और चाहो तो आप देख सकते हो कि K की वैल्यू पॉजिटिव कैसे होगी। K बराबर क्या लिखा हमने, 10 N इंटू ई नॉट सेल। अभी मैंने बोला ए नॉट सेल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, और ये 0.06 तो नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा। तो K इक्विलिब्रियम भी हमेशा क्या आएगी, एक 1 से बड़ी वैल्यू ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको पता होना चाहिए। तो एक साथ मैंने लिख दिया इनको। चलिए, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल पे। चलिए, तो एक ही क्वेश्चन ले लिया जिसमें मैंने सारी चीजें पूछ ली है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सा लगेगा, लेकिन हाँ अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता तो इससे 5-7 क्वेश्चन बन जाते। तो यहाँ पे मुझे एक सेल दे दिया आयरन सॉलिड से, आयरन सल्फेट, ये डबल लाइन मतलब सॉल्ट ब्रिज, उससे पहले एनोड हो गया ये, इसके बाद ये कैथोड हो गया, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा +2 से 0 जा रहा है। इसी तरीके से मुझे सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा 0.8 वोल्ट दे रखा।
फिर पूछा गया है कैलकुलेट डब्ल्यू मैक्स, डब्ल्यू, डेल्टा जी नॉट एंड के इक्विलिब्रियम ऑफ गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, 5 चीज़ें एक साथ मैंने पूछ ली। तो अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई है और लेक्चर समझ में आ रहा है हमने क्या पढ़ा है, तो वीडियो पॉज करके 1 बाय 1 आप कैलकुलेट करें। अदरवाइज ठीक है, आप चेक कर ले या आप देख लें किस तरीके से हम इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है डब्ल्यू मैक्स। तो डब्ल्यू मैक्स जो है ना, हमने बोला था डब्ल्यू मैक्स क्या होगा, एन एफ ई नॉट सेल होगा। तो हमें पता क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल पता होना चाहिए। क्या ई नॉट सेल हमें दे रखा है, नहीं दे रखा, हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें, तो ई नॉट सेल, ये मुझे सेल तो पता लग गया, अब उसमें मुझे बस डिसाइड करना एनोड और कैथोड कौन सा है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर पहली चीज तो सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि सेल के रिप्रेजेंटेशन में हमेशा इस साइड एनोड होता है और उस साइड कैथोड होता है, मतलब आयरन एनोड है और ये कैथोड है। फिर भी कई लोगों ने दिमाग लगाया होगा, अगर दे रखा है तो सही है कि आयरन का भी यहाँ पे क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, और सिल्वर का भी क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में से रिडक्शन पोटेंशियल देख लो किसका ज्यादा, ये 0.8 और ये -0.4, ज्यादा वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव वाली। तो ये पॉजिटिव वाली है तो ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो देखना ये कैथोड ही तो है बस। ठीक है, तो यहाँ लेकिन मैंने लिखाया था सेल रिप्रेजेंटेशन अगर दे दे तो दिमाग लगाना ही नहीं है, जो लेफ्ट में लिखा वो एनोड, जो राइट में लिखा कैथोड। खैर यहाँ से वैल्यू से मुझे पता लग रहा है। चलिए, तो अब इसका देख लेते हम सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो एक बार वेरीफाई कर लेना आंसर। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं एनोड, जो लेफ्ट में लिखा है ना, उस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उसकी हाफ सेल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिख रहा हूं। तो यहां पर एनोड हाफ सेल रिएक्शन, AHR शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है एनोड हाफ सेल रिएक्शन, AHR। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने अपने हिसाब से। तो एनोड मुझे पता आयरन है, तो उसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो आयरन जो सॉलिड है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होगा, आयरन +2 में कन्वर्ट होगा, और +2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लूज करेगा। और इसका हमें क्या दे रखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है। अब हमें गिवन क्या दे रखा है, यहाँ पे आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो नेगेटिव लगा दो इसका आगे, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, +0.4। तो यहाँ पर मैंने लिखा 0.4 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से कैथोड का देख ले। तो यहां पे लिखा मैंने कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होता है तो यहां पर हम लिखेंगे कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड कौन है हमारा, सिल्वर, तो उसका रिडक्शन होगा तो Ag प्लस एक्वस से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो Ag सॉलिड बन जाएगा। और इसका हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका मैंने लिखा रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें दे रखा, और वो कितना दे रखा है, सॉरी 0.8। ठीक है, 0.8। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन में देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस रिएक्शन में देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों अपने आप में इंडिविजुअली तो बैलेंस है, लेकिन जब इसको ऐड करके फाइनल सेल रिएक्शन लिखोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो RHS में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन नहीं बचना चाहिए फाइनल सेल रिएक्शन में। तो क्या करें आप, तो इसको सिंपली आप करें, इस वाली रिएक्शन को आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दे, 2 कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा करने पे अब जो ये सेल रिएक्शन और इस मल्टीप्लिकेशन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अब जो रिएक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2Ag प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स 2Ag सॉलिड, और इसको एज इट इज में लिख देता हूँ, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया 0.8 वोल्ट। अब मैं फाइनल सेल रिएक्शन लिख सकता हूँ। ठीक है, जब फाइनल सेल रिएक्शन लिखेंगे तो इसको और इसको ऐड कर दिया आप, और ऑक्सीडेशन एनोड का और रिडक्शन कैथोड का ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फाइनल सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं।
ठीक है। सेल रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो आयरन का तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, सॉलिड दे रखा है इधर, ये हो गया आयरन सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस आ जाएगा LHS में एक्वस, फिर यहाँ से आयरन प्लस 2 एक्वस और यहाँ पर 2 Ag सॉलिड आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मुझे मिलेगा E0 सेल और दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दे तो 1.2 वोल्ट मिलेगा। एनोड क्या तो 0.8 और 0.4 को ऐड करोगे तो, ठीक है। मैंने दिखाया नहीं कैलकुलेशन में, आप चाहो तो कर लेना। अब अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले जो हमसे पूछा गया क्या है, W max। तो W max हमसे पूछा गया तो मैंने कैलकुलेट करना है W max, और W max क्या होता है, NF E0 सेल। एक चीज़ और ध्यान से अगर आप देखोगे अब इस क्वेश्चन में, अगर मैं वहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो फिर क्या लेता है इलेक्ट्रॉन, 1 लेता है या 2 लेता, क्योंकि यहाँ पर n रखना पड़ता मुझे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो एक में तो 2 आ रहे हैं और एक में 1 आ रहे हैं, इसलिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपको लेने पड़ेगी। सेल रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो जुगाड़ एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक मान लो कि आप तो क्या करो कि फाइनल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ना दिखे तो किस रिएक्शन, दोनों में से किसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करे ताकि कैंसिल आउट हो जाए बस। और ऐसा करने पे जो नंबर फाइनल इलेक्ट्रॉन के बचेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन के जो बन जाएंगे उसमें, वही उसके क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, n की वैल्यू मिली 2। तो यहाँ पर बस क्या करें, n की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर 2, f की वैल्यू होती है 96500 और E0 सेल की वैल्यू कितनी आई है 1.2। तो W max जो यहाँ पर कैलकुलेट होगा हमारा, ठीक है, W max जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होके आएगा 231,600 और वर्क डन है तो किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड हमसे पूछा गया क्या है, डेल्टा G नॉट। डेल्टा G नॉट क्या होता है, माइनस NF E0 सेल ही तो होता है ये। तो ये NF, ठीक है, NF E0 सेल तो आ ही गया, तो उसका आगे नेगेटिव लगाना, तो जो आंसर आया उसका आगे क्या कर दो, बस नेगेटिव लगा दो। तो यही लिख देता हूँ, चलो ये आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव 231,600 जूल, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब मुझे कैलकुलेट करना है ई सेल, और हमें पता है जब भी ई सेल कैलकुलेट करना होता है तो नर्स्ट इक्वेशन से ही होगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ नर्स्ट इक्वेशन। तो जो फाइनल हमारी सेल रिएक्शन आई उसके अकॉर्डिंग मैं नर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा। तो यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा मैंने ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.06, ठीक है। कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए ले लेता हूँ राउंड ऑफ करके 0.059 की जगह, और लॉग ऑफ Q, ठीक है, लॉग ऑफ Q। अब स्टार्टिंग में चलो देख ही लेते, कंसंट्रेशन भी मेंशन कर रखी, ठीक है। तो उस कंसंट्रेशन को मैं क्या करूँ, यहाँ पे जो फाइनल रिएक्शन लिखे ना उसमें लिख देता हूँ। FeSO4 एक्वस की कंसंट्रेशन दे रही है 0.01, मतलब Fe+2 की कंसंट्रेशन मिल गई मेरे को 0.01 या 10⁻⁻2 मोलर। और यहाँ पर दे रखी AgNO3 की, मतलब वहाँ से एक ही Ag निकलेगा, तो एक Ag+ की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 10⁻³ मोलर। तो बस जब हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर लिखेंगे सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फाइनल सेल रिएक्शन का है ये रही हमारा, ठीक है। फाइनल सेल रिएक्शन ये क्या है, इसमें चाहो तो आप लिख सकते। तो यहाँ पर Ag+ की कंसंट्रेशन तो हमें कितनी दे रखी है 10⁻³ और इसकी कितनी दे रखी है 10⁻² मोलर, ठीक है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर फालतू सेल रिएक्शन क्यों लिखी। सेल रिएक्शन इसलिए लिखी थी बेटा क्योंकि ई सेल जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ Q की वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन लिखेंगे। और उसमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि जो कॉफिशिएंट्स है, अगर कॉफिशिएंट होंगे तो वो उसकी पावर बन जाते हैं कंसंट्रेशन की, इसलिए बार बार मैं इस तरीके से लिखता हूँ। शॉर्ट जल्दी के चक्कर में ज़्यादा जुगाड़, ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक करोगे तो स्टेप आप अगर ओमिट करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आंसर गलत आएंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी ताकि आंसर गलत ना, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए, डायरेक्ट आप लिख सकते हो तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आयरन +2 की कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 और इसमें अब प्रोडक्ट में देखोगे तो ये तो सॉलिड, इसकी 1 हो जाएगी और इसकी रिएक्टेंट की 1 हो जाएगी। तो प्रोडक्ट में Fe+2 की कंसंट्रेशन लिखनी है, कोफिशिएंट 1 है, और रिएक्टेंट में Ag+ की कंसंट्रेशन लिखनी है 10⁻³ और उसका कोफिशिएंट 2 है जो उसकी पावर बन जाएगा। ठीक है, तो बस वही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लॉग क्यू हो गया ना। चलिए अब लिखिए यहाँ पे ई सेल मुझे कैलकुलेट करना है, तो ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही ली है, कितनी आ रही है 1.2। ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पे 1.2 माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो एक्चुअल, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयरन +2, प्रोडक्ट में हमारे पास यही है एक्वस फॉर्म में, और नीचे Ag+ की कंसंट्रेशन और इसकी पावर 2 जो इसका कोफिशिएंट था। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसमें कंसंट्रेशन की आप जो भी वैल्यूज है जो अभी हमने लिखी थी वो लिख लें। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1.2 माइनस 0.03 हो जाएगा ये, लॉग ऑफ Fe+2 की 10⁻⁻2 और यहाँ पर कितना था 10⁻³ और इसकी पावर 2, तो ये हो जाएगा -6, ऊपर जाएगा तो +4, तो 4 सामने आ जाएगा। ठीक है, और log 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1.2 माइनस 0.03 और ब्रैकेट में ये 4 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ऊपर जाने के बाद, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ log 10, और log 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, और 1.2 में से 0.12 तो 1.08 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ई सेल की वैल्यू 1.08 वोल्ट आया ई सेल। अब ई सेल आ गया तो अब मैं बात कर सकता हूँ किसकी बात, ठीक है, अब हम किसकी बात कर सकते हैं, ई सेल आ गया तो W की। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में इसने क्या पूछा है, W पूछा है, तो वो क्या होगा NF ई सेल। तो यहाँ पर N की वैल्यू 296,500 और ई सेल हमें दे रखा 1.08। तो यहाँ से फाइनल जो हमारा वर्क कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 208,440 जूल। ठीक है, इसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसके बाद आप डेल्टा जी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी क्या है, इसके आगे बस क्या लगा दे, नेगेटिव लगा दे, तो डेल्टा जी क्या होगा -NF ई सेल होगा। तो बस ये हो जाएगा -208,440 जूल। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना, वैसे तो मैं सही लिख रहा हूँ, फिर भी अगर आपका ये हो जाए तो इसको क्रॉस चेक कर लेना। लास्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था डायरेक्ट आप ऐसा करो फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला अगर हम लगाते के इक्विलिब्रियम का, तो के इक्विलिब्रियम मुझे अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा 10 उसकी पावर n इंटू E0 सेल डिवाइडेड बाय 0.06। ठीक है, डायरेक्ट इसलिए बोला था फॉर्मूला ध्यान रखें, अदरवाइज आपको उससे ड्राइव करके लिखने पड़ेगी। तो E0 सेल अभी हमने कैलकुलेट करा था के इक्विलिब्रियम। ठीक है, के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 10 की पावर n तो कितना आ गया 2 और ये आया था 1.2 और 0.06। बस इसको कैलकुलेट कर ले, और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 40। ठीक है, चलिए, तो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ले ली थी ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए कि ई सेल और E0 सेल अलग अलग चीज़ें होती है, डेल्टा जी नोट सेल अलग अलग होती है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला वगैरह। चलिए, तो अगर आपके आंसर्स आ गए तो क्रॉस चेक कर लेना, अदरवाइज आप इसको कॉपी करें आराम से वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर ले।
चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है, एक तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो डिस्चार्ज कब होता है, ठीक है, क्या कंडीशंस होती है वो हमने देखा, साथ के साथ इसकी थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड जो टर्म्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, ठीक है, डेल्टा जी नॉट, वर्क डन, मैक्सिमम और के इक्विलिब्रियम, ये 5 चीज़ें हमने आज के लेक्चर में देखी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।